फियर फाइल्स नाम के सीरियल के सेट में घट गई एक ऐसी खौफनाक घटना कि सुनकर आपके दिमाग के परखच्चे उड़ जाएंगे। बहुत दिनों बाद ये बोल रहा हूं क्योंकि आज की ये कहानी लिटरली है ही इतनी ज्यादा खौफनाक। कहानी को सुनकर कमेंट सेक्शन में 10 में से रेटिंग जरूर दे देना, मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा। अब बिना देरी किए अभी से ठीक 16 साल पहले सन 2008 में चलते हैं और जानते हैं इस खौफनाक घटना की कहानी को। 2008 के टाइम में एक छोटे से गांव से अजय नाम का लड़का मुंबई पहुंचता है एक्टर बनने के लिए। उस समय नया नया फियर फाइल्स शुरू हुआ था। वो बहुत अपने घर पर फियर फाइल्स देखता था, अपने भाई के साथ, अपनी दादी माँ के साथ, और यही सोचता था कि मैं मुंबई जाऊंगा तो इस सीरियल में काम करना चाहूंगा। इसी उम्मीद के साथ वो पहुंच गया मुंबई और यहाँ पर आके ढेर सारे ऑडिशन देना शुरू किया। बहुत स्ट्रगल शुरू कर दिया, बहुत मेहनत शुरू कर दिया, लेकिन लाख हाथ पैर मारने के बाद भी उसे कुछ काम नहीं मिल रहा था। फिर एक दिन लकीली उसकी किस्मत ऐसी घूमी कि उसको फियर फाइल से ही फोन आया कि एक बहुत बड़े रोल के लिए आपका सिलेक्शन हो गया है। बजट वगैरह की बात हुई, ये बहुत खुश हो गया क्योंकि पैसे भी अच्छे खासे मिल रहे थे। वो टाइम पे सीरियल इंडस्ट्री में अच्छे खासे पैसे थे, अब नहीं है। खैर, ये पहुंच गया शूट करने के लिए मुंबई की ही एक लोकेशन में। बढ़िया से शूट चल रहा है फियर फाइल का। नाइट शिफ्ट लगी हुई थी। रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक की या 7 बजे तक की ये शिफ्ट थी। तो 9 बजे से लेकर नॉन स्टॉप 1:30 बजे तक ये लोग शूटिंग किए हैं। फिर डायरेक्टर चिल्लाते हैं माइक में कि भाई जितने भी यूनिट के लोग हैं सभी को आधे घंटे का ब्रेक मिलता है, हम 2 बजे से फिर से अपनी शूटिंग कंटिन्यू करेंगे। इतनी देर में चाय नाश्ता जो भी करना है कर लो। तो सब लोग भाई थोड़े रिलैक्स हुए, चलो 2 बजे तक का टाइम मिला है। घनी रात में, आधी रात में शूट चल रहा है, ठीक है। एक बंगलो में शूट हो रहा है मुंबई में ही। तो यूनिट से निकलते से स्पॉट दादा ने अपने अजय को चाय पकड़ा दिए। अजय भी चाय की चुस्की मारते मारते थोड़ा जहाँ पे सेट लगा हुआ था वहां से थोड़ा आगे बढ़ा, क्योंकि बहुत हैवी लाइट्स चालू थी तो गर्मी हो गई थी। तो सोचा थोड़ा खुली हवा में जाके चाय पीता हूँ और फिर अपने रूम में जाके बैठूंगा। 20-25 मिनट जितना भी टाइम बचेगा फिर शूट करने तो जाना है, मेरा ही सीन लगा हुआ है। वो चाय की चुस्की मारते मारते सेट से हटके थोड़ा आगे तरफ आया। बंगलो के मेन गेट के पास एक कुर्सी लगी हुई थी। लाल रंग की कुर्सी में एक औरत बैठी हुई थी जिसने काले रंग की साड़ी पहनी थी। एक खूबसूरत सी औरत 35 साल के आसपास की रही होगी, जो कि नॉन स्टॉप अजय को देखी जा रही थी। अजय ने एक नजर देखा और सोचा कि अरे ये तो हमारी यूनिट में है नहीं, ये हमारे साथ शूटिंग कर नहीं रही है, कौन है। फिर ध्यान में आया कि हो सकता है आगे लगने वाले सीन में ये औरत की जरूरत हो, ये भी एक्टर हो। देखने में पूरी तरीके से वो एक एक्ट्रेस ही लग रही थी, इतनी प्रॉपर सज धज के मेकअप के साथ बैठी हुई थी, अच्छे कॉस्ट्यूम में बैठी हुई थी। इसने सोचा कोई एक्ट्रेस होगी। चाय पीते पीते फिर से एक बार नजर पड़ी, अरे वो अभी भी घूर कर देख रही है और एक अजीब सी स्माइल दे रही है। अब अजय को किसी ने ऐसा स्माइल दिया, और आपको भी, आप कहीं शूट कर रहे हैं, आप अपना कोई वर्क प्लेस में काम कर रहे हैं, आपको देख के कोई बार बार स्माइल दे रहा है तो आप जाके पूछ सकते हैं। इतना हो सकता है पॉसिबल कि क्यों, क्या हो गया, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। तो वैसे ही अजय उसके पास गया, चाय पीते पीते कहता है कि एक्सक्यूज मी, आप कुछ कहना चाह रही हो मुझसे? लगातार मुझे देखकर स्माइल कर रही हैं, आप कौन है? तो उसने बोली मैं कौन हूं वो छोड़ो, मैं तुम्हारे बारे में तुम्हें देखकर बहुत कुछ जान गई हूं। तुम ना बहुत खो से गए हो इस भीड़ में, तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, तुम मेरा मोबाइल नंबर रखो। ये बोलता है हाँ मोबाइल नंबर लेता हूँ। वो औरत ने उसको अपना मोबाइल नंबर दी और कही कि जब कभी भी बहुत अकेलापन महसूस हो, बिछड़ से जाओ दुनिया से, बहुत परेशानी में फंस जाओ कहीं, तो मुझे एक बार फ़ोन कर देना, मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगी। इसके बोलने का तरीका अपने अजय को थोड़ा वियर्ड सा लगा, जैसे आपको भी लगा होगा कि एक औरत ऐसा क्यों कह रही है अजय से, जो कि पूरी तरीके से अनजान है। अजय के दिमाग में आया कि ये कोई गड़बड़ औरत है क्या। खैर, इतने में पीछे से अजय को मेकअप आर्टिस्ट ने आवाज दिया और अजय आगे बढ़ गया मेकअप आर्टिस्ट के पास कि सर आपका टचअप करना है। वो टचअप कराने के लिए मेकअप रूम में चले गए और टचअप करा के जैसे ही अपने सेट में शूट कंटिन्यू करने के लिए बढ़ रहा था तो उसकी नज़र उस चेयर में पड़ी और उस चेयर में वो औरत नहीं बैठी थी। खैर, उसने अपना ये पूरा शूट 6 बजे तक कंप्लीट किया और बाहर निकलते निकलते स्पॉट बॉय ऐसा उससे क्रॉस हो रहा था तो पूछ लिया कि यार रात के समय वो वहाँ पे चेयर जो लगी हुई थी वहाँ पे कौन औरत बैठी हुई थी ब्लैक साड़ी में? मुझे लगा था वो हमारे साथ शूट करेगी, लेकिन वो शूट पे आई नहीं, फिर गायब हो गई मुझसे थोड़ी सी बात करके। स्पॉट वाला बोलता है सॉरी सर, आप किसकी बात कर रहे हैं, मैंने ऐसी कोई औरत को नहीं देखा पिछली रात।
इसको लगा ठीक है, मेकअप वाले से पूछता हूँ। मेकअप वाला जो इसको आवाज़ लगाया था जब ये उस औरत से बात कर रहा था, उससे पूछा कि भाई जिससे मैं बात कर रहा था जब तुमने आवाज़ लगाए थे ब्रेक के टाइम में, वो औरत कौन थी? तुमने उसका मेकअप किए थे क्या? वो सेट में हमारे साथ शूटिंग क्यों नहीं करी? मेकअप वाला बोलता है सर कौन? मैं नहीं देख पाया था, मैं जल्दी जल्दी में था तो मैं सिर्फ आपके तरफ ही ध्यान दिया और फटाक से मैं मेकअप रूम में चले गया, और मैंने किसी ऐसी 35 साल की गोरी सी औरत का मेकअप नहीं किया कल। मैं नहीं जानता आप किसकी बात कर रहे हैं। खैर इसको थोड़ा वियर्ड लगा, ये भी अपना बैग उठाया और अपने घर की तरफ निकल गया। और धीरे धीरे करके 1 साल बीत गए। अजय को एक भी काम नहीं मिला। कह सकते हैं कि फियर फाइल्स इसका पहला और आखिरी काम जैसा बन गया। इन 1 सालों में इसको काफी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। एक अच्छे खासे 1 BHK फ्लैट में रहता था, वो भी छूट गया। एक छोटे से रूम में आकर रहने लगा। अकेला ही रहता था, पीजे में नहीं रहता था क्योंकि एडजस्ट कर भी नहीं सकता था। बहुत सारी चीज़ें यार, बहुत गरीबी जैसी आ गई, तंगी छाने लगी, घर वालों की तरफ से प्रेशर आ गया, काम नहीं मिल रहा है तो लौट कर आजा, यहाँ पर जॉब करना, दुनिया भर की चीज़ें। इसी दौरान उसकी बाजू में एक लड़की रहती थी, वो भी एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी। उससे उसकी दोस्ती हो गई और ऐसी बातचीत चलती रहती थी। एक दिन उस लड़की को एक अच्छा प्रोजेक्ट मिला, वो शूटिंग करने के लिए चली गई। ये देखता कि यार वो लड़की कितनी खुश है, मेरे साथ साथ की आई हुई है मुंबई में और इतना काम कर रही है, मुझे कुछ क्यों नहीं मिल पा रहा है। रात के समय 12 बजे के आसपास अपने कमरे में बैठ के बहुत रो रहा था, अपनी किस्मत को कोस रहा था और खुद को ये बोल दिया था कि अब मैं अपने आप को सिर्फ 1 हफ्ते का समय देता हूँ, जितनी मीटिंग्स जितने ऑडिशन होंगे 1 हफ्ते में कंप्लीट कर दूंगा, रिस्पॉन्स नहीं आया तो घर चले जाऊंगा। रोते रोते ऐसा सोच रहा था कि मोबाइल में किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर का नंबर निकालूं, फोन करूं, जाऊं यार मुझे मीटिंग के लिए बुलाओ, मेरे अंदर टैलेंट है, मैं अच्छा दिखता हूं। ऐसी सर्च करते करते रोते रोते सर्च कर रहा था, माया का नाम आया। माया कौन? वही औरत जो 1 साल पहले फियर फाइल के सेट में उस कुर्सी में बैठी हुई मिली थी और उसने अपना नंबर दी थी। इसको सब याद आया कि माया ने बोली थी जब कभी भी किसी भी मुसीबत में फंस जाओ, भीड़ में कहीं खो से जाओ, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगी। इसने सोचा करके देखूं क्या। ऐसा करने के लिए दबा ही रहा था कि ट्रिंग 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 करके फ़ोन बज गया। ये फ़ोन माया का ही था। इसका दिमाग खराब हो गया देख के कि यार मैं माया को फोन लगाने ही वाला था, उसका फोन आ गया। कितना बड़ा कोइंसिडेंस है। फोन उठा के भी बोलता है कि मैं कितना बड़ा कोइंसिडेंस हो गया, आपको फोन लगाने ही वाला था, आपका फोन आ गया। बोलती है कि जानती हूँ, इसलिए तो मैंने तुमको फोन लगाई हूँ, तुम बहुत परेशान से लग रहे हो, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है ना। ये बोलता है हाँ काम की बहुत ज़रूरत है। क्या आप किसी डायरेक्टर प्रोड्यूसर को जानती है? आप उस दिन यूनिट में थी तो मतलब आप भी इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हैं। बोलती है हाँ हाँ समझ लो जुड़ी हुई हूँ। तुमको काम की ज़रूरत है तो एक काम करो, कल रात में मैं एक एड्रेस भेज रही हूँ, 12 साढ़े 12 बजे के आसपास उस एड्रेस में पहुँच जाओ। ये बोलता है 12 साढ़े 12 बजे के आसपास कोई मीटिंग ऑडिशन होगा रात में? बोलती वो सब छोड़ो ना, तुम्हें इंडस्ट्री में काम की ज़रूरत है ना, हीरो बनना है ना, कल तुम आ जाओ, तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, तुम कोई कमी छोड़ो भी मत, इस एड्रेस पे ज़रूर आना, मैं दिलवाती हूँ ना तुमको काम। ये सोचा कि यार जाके देखता हूँ क्या शॉट है, कैसे बोल रही, एड्रेस आ गया, इस एड्रेस के बारे में जानता नहीं था। अगली रात पूर्णमासी की रात थी। इसकी मम्मी ने इसको फ़ोन में मना करी थी कि बेटा घर से बाहर मत निकलना, आज की रात थोड़ी अलग रात है। अब रही होगी देखो, हमको तो नहीं मालूम है इतना पूर्णमासी के बारे में, अमावस के बारे में मालूम है। मम्मी ने किसी भी रीज़न से मना करी होगी इसके, लेकिन फिर भी इस औरत ने उसको बुलाई थी तो जाना तो बनता था क्योंकि उसने काम को लेकर उसको बुलाई थी। ये उस एड्रेस में पहुंच जाता है 12:30 बजे के आसपास। पहुंचता है तो सामने एक दुकान है छोटी सी, वो भी बंद है, आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा सुनसान वीरान। औरत को फ़ोन लगाता है, कहता है कि आपने जो एड्रेस भेजे थे मैं वहाँ पर पहुँच गया हूँ, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी दुकान है वो भी बंद है और कुछ आसपास दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा सुनसान, आप कहाँ पर है? औरत बोलती है कि दुकान के सामने क्या दिखाई दे रहा है? वो घूमा, दुकान के सामने गेट है बोलता है। बोलती है किसका गेट है ये, पढ़ो ना ऊपर। बोलता है हाँ शमशान घाट। बोलती हाँ सही जगह खड़े हो, आ जाओ गेट के अंदर। ये बोलता है कि माया आप मजाक मत करो, आप शमशान घाट में मुझे क्यों बुला रही हो, आप वहाँ पर नहीं हो ना। माया बोलती यहीं पर हूँ, थोड़ा 10 कदम चल के अंदर आओ तो सही, तुमको दिख जाऊंगी अलग ही। ये बोलता है ठीक है मैं आता हूँ। इसने फ़ोन काटा और अंदर की तरफ बढ़ गया। अंदर एक चिता जल रही थी
उस चिता के पास माया बैठी हुई थी और ऐसे चिता को घूर घूर कर देख रही थी। ये उसके पास पहुंचा। पास पहुंचते पहुंचते ये समझ गया था कि माया कुछ तो अलग औरत है। ये समझ गया था माया ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ों में इन्वॉल्व है जो कि इसके काम आ सकता है। ये अपने माइंड को ऐसा मेकअप कर लिया था कि काम चाहिए, अभी कैसे भी मिले बस चाहिए। उसके पास गया। माया कहती है कि भगवान के ऊपर विश्वास करते हो? पहले ये वर्ड बोलती है। ये कहता है हाँ, बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ। बोलती है छोड़ दो, शैतान के ऊपर विश्वास करो, फिर जो मांगोगे वो मिलेगा। ये बोलता है कि माया आप कैसी बात कर रहे हो, ये पॉसिबल थोड़ी है, शैतान वगैरह ये सब झूठ होता है। झूठ नहीं होता है। वही शैतान इस जलती हुई चिता में मुझे तुम्हारा भविष्य दिखा रहा है। तुम्हारे भविष्य में बहुत कुछ है और वो बहुत कुछ तुम्हें शैतान की वजह से ही मिलेगा। बताओ क्या सौंप सकते हो खुद को शैतान के पास? ये बोलता है कि अगर काम मिलेगा तो हाँ, क्या करना होगा मुझे? बोलती है कुछ बड़ा काम नहीं करना है। ये लो, एक काली पोटली देती है। बोलती है कि इसमें सरसों के दाने हैं, राई, सरसों। उसको ना किसी भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर या फिर जिससे भी तुमको काम चाहिए होगा, उसे घर पे जाकर कोई ऐसी छुपी हुई जगह में बिखेर देना। बस फिर क्या है, तुमको वो आदमी काम देने के लिए तड़पने लगेगा। इससे ना तुम्हारा नुकसान है ना उसका। उसको भी किसी एक्टर की जरूरत होगी, तुमको भी काम की जरूरत है। तुम दोनों का काम कंप्लीट होता हुआ मिल जाएगा। ये खाली सरसों से घर पे छिड़क देना। इसने सोचा इतना इजी, मैं तो सोचा था क्या क्या करना पड़ जाएगा। ठीक है, थैंक यू माया, कुछ पैसे आप लोगी? माया बोलती मैं ये सब कुछ पैसे के लिए नहीं करती और मैं पैसों का करूंगी क्या? तुम एक काम करो, अपना हाथ आगे बढ़ो। वो कांपता हुआ अपना हाथ आगे बढ़ाता है। माया एक खंजर लेती है और खच्चे से उसकी हथेली में काट देती है। खून टपकने लगता है। वो समझ नहीं पाता है कि क्या है। उसका हाथ वो आगे कर देती है और खून की 3-4 बूंदें उस चिता के ऊपर गिरती है। माया कहती है कि घर जाते जाते पट्टी कर लेना और ध्यान रखना, इन सरसों के दानों को किसी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के घर पे छिड़क देना, तुम्हें काम मिल जाएगा। ये सोचता है कि थैंक यू और निकल जाता है। फिर क्या था, अगला ही दिन आता है। पूरी रात ये सोच सोच के काट दिया कि माया ने की क्या, ये क्या की मेरे साथ, मुझे क्या दिए पोटली में। मुझे फटफट किसी घर जाना हो, किसी के ऑफिस जाना होगा। अगला ही दिन निकलता है। लिटरली उसको एक डायरेक्टर का फोन आता है। इस डायरेक्टर के पास इसने ऑडिशन दिया हुआ था 1 महीने पहले। इसका दिमाग चकरा जाता है, अरे बाप रे, माया ने पिछली रात कुछ करी और मुझे रिस्पॉन्स के लिए फोन आया। कांपते हुए हाथों से फोन उठाया। हाँ सर बोलिए, मैं ही बात कर रहा हूँ अजय। सर बोलते हैं कि हमें तुम्हारा ऑडिशन अच्छा लगा है, तुम घर पर आकर मिलना, भला रात के 9 साढ़े 9 बजे के आसपास आओ, मिलो। एड्रेस मैं तुमको भिजवा दे रहा हूँ तुम्हारे इसी नंबर पे, तुमसे आगे की बात करना है। ये बहुत खुश हो गया, सर मैं पक्का आता हूँ, पक्का आपके घर पहुँच जाऊँगा 9 साढ़े 9 बजे। सर फ़ोन काट देते हैं और ये बहुत खुश। रात का वक्त आता है। ये वो पोटली उठाता है, अपने जेब में डालता है, क्योंकि काम तो इसको मिलने वाला था, लेकिन इसको रिस्क नहीं चाहिए थी। माया ने बोली थी कि सरसों घर पे छिड़क देना किसी के, ये छिड़क नहीं चाह रहा था। ये उस डायरेक्टर के घर पर पहुंच गया। डायरेक्टर के घर पे बीवी थी उसकी, उसका एक छोटा सा बच्चा था, डायरेक्टर खुद था। डायरेक्टर अपनी बीवी को इंट्रोड्यूस कराता है कि ये प्रोड्यूसर है मेरे प्रोजेक्ट की, मैं डायरेक्ट करूँगा, ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट है, तुमको हीरो के दोस्त का रोल मिलेगा, ऐसा ऐसा करके सारी बातें हुई है। और बोला कि ठीक है, हमें थोड़ा सा समय दो, मैं अपनी वाइफ से तुमको मिलवाना चाहता हूँ, वो प्रोड्यूस कर रही है इसलिए तुम अभी घर जाओ, 1-2 दिन में हम तुम्हें फाइनलाइज करके फ़ोन करते हैं। तुम अभी शॉर्ट लिस्ट हो, ये समझ के चलो, सिलेक्ट नहीं हुए हो। जैसे डायरेक्टर ने बोला सिलेक्ट नहीं हुए हो, इसने ठान लिया कि अब तो पोटली से सरसों गिराना ही पड़ेगा। डायरेक्टर की नज़र इधर हुई है, इसने ऐसा हाथ सोफे के नीचे डाला और पूरी सरसों तर करके सोफे के पीछे की तरफ गिरा दिया। सरसों दिखाई भी नहीं दी और बोला कि सर ठीक है, मैं चलता हूँ। मन में सोचा कि मेरा काम तो हो गया, शॉर्टलिस्ट क्या, मैं ही सिलेक्टेड हूँ, इनफैक्ट हीरो का दोस्त क्या, अब तो मैं ही हीरो बनूंगा। खुश होके डायरेक्टर के घर से उठा है और बाहर निकला ही है, दरवाजा बंद हुआ ही है
कि इसको आगे की तरफ से कोई चलता हुआ आता हुआ दिखाई दिया। ये दिखने में बड़ा अजीबोगरीब था। इसने व्हाइट कलर का गाउन पहना हुआ था, जैसे हॉस्पिटल्स में पहनाते जिनका ऑपरेशन होता है। उसके बाल थे लंबे लंबे, घुंघराले से, अजीब से। उसका चेहरा बहुत खतरनाक, बहुत अजीब, वियर्ड दिख रहा था। उसकी एक आंख पूरी तरीके से सफेद थी और बहुत स्मेल आ रही थी उसके पास से। वो आया आया आया, धीरे चल के अजय को देख के एक गंदी सी स्माइल दिया, क्योंकि उसके पूरे दांत सड़े हुए थे, कुछ कुछ टूटे भी हुए थे। और एक कदम बढ़ाया और दरवाजे के आर पार हो गया। डायरेक्टर के घर के अंदर घुस गया आर पार होके। और जैसे ही वो अंदर घुसा होगा ना, अंदर से डायरेक्टर की पत्नी की चीखने की आवाज सुनाई दी है। अजय दरवाजे के बाहर ही खड़ा हुआ है, दरवाजा बंद है, साला ये आर पार कैसे अंदर चले गया? और जैसे ही अंदर गया है, अंदर से उस औरत ने कैसे इतनी जोर से चिल्लाई है, अजय हक्का बक्का दरवाजा खटखटाने लगा। मैडम क्या हुआ? दरवाजा खोलिए, मैं बाहर ही हूं, कोई परेशानी है क्या? मैडम रोते रोते दरवाजा खोलती है। जैसे ही वो अंदर का नजारा देखता है तो क्या पाता है कि अंदर वो जो डायरेक्टर है ना, वो उल्टी करके खून की जमीन में पड़ा हुआ है। उसका बच्चा भी मृत अवस्था में। ये जाता है हड़बड़ाते, उसकी नब्ज चेक करता है, बोलता है मैडम सर शायद नहीं रहे, इनकी नब्ज नहीं चल रही है। सांस देखा बच्चे की, सर की नहीं चल रही थी। मैडम आप जल्दी से एम्बुलेंस को फोन कीजिए। मैडम ने एम्बुलेंस को फोन करी है, एम्बुलेंस आई है मैडम सर। और वो बच्चा एम्बुलेंस में सवार होकर निकल गया। ये देखता रह गया कि ये क्या हो गया। ये घर आ गया और घर में सोचता रहा कि ये क्या था। जो कुछ भी हुआ है मेरी वो सरसों डालने की वजह से ही हुआ है। वो कोई भूत था, तभी तो दरवाजे के आर पार अंदर चले गया। उसके पास से कितनी गंदी स्मेल आ रही थी, वो कितना डरावना दिखाई दे रहा था। ऐसा कोई इंसान तो कर नहीं सकता। वो अंदर घुसा था, फिर अंदर दिखाई भी नहीं दिया। वो इंसान नहीं था, वो शैतान था। मेरे उन सरसों को छिड़कने की वजह से वहां पे आया था। मैं अभी फोन करता हूँ। माया को फोन लगाया, माया का मोबाइल स्विच ऑफ। फिर से फोन लगाया, माया का मोबाइल स्विच ऑफ। इसका दिमाग खराब हो गया। रात के 11 के आसपास हो रहे थे। ये एक बियर गटका के सो गया, इसको नींद आ गई। रात के 2 बजे के आसपास ढक 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 करके किसी ने इसके घर का दरवाजा खटखटाया। ये जागता है, देखता है दरवाजा खोल के तो क्या पाता है कि दरवाजे के बाहर माया खड़ी हुई है और पीछे वही आदमी, आदमी कहो या भूत कहो, कुछ भी कहना है कह लो, वो खड़ा हुआ है। ये देखकर पसीना पसीना हो जाता है। माया इसे देखकर मुस्कुराती है, कहती है कि क्या हुआ, तो मुझे बहुत याद कर रहे थे। बोलता है हाँ, आपको मेरे घर का एड्रेस कैसे पता? माया बोलती है मुझे सब पता है, हाँ आप अंदर आइए। वो अंदर आती है और वो जो कोई भी था भाई, भूत शैतान आत्मा, वो दरवाजे में ही खड़ा रहता है। ये माया को बोलता है कि आपने क्या दिए थे मुझे? मैंने उस डायरेक्टर के घर पर डाला, ये अंदर आया, आर पार हो गया था दरवाजे के। और फिर जैसे ही अंदर गया, वो डायरेक्टर और उसका छोटा सा बच्चा निकल लिए, उनका खेल तमाम हो गया। क्या था वो? माया हंसने लगती है क्या इतना घबरा रहा है, बच्चों की तरह रो रहा है? तू तो मेरे जाल में बड़े आसानी से फंस गया। ये मैं ना जाने कितने समय से करना चाह रही थी। एक जवान आदमी और एक बच्चा मुझे बहुत समय से चाहिए था। ये काम मैं खुद से नहीं कर सकती थी। फिर एक बेवकूफ तू मुझे दिखाई दिया और मेरे एक बार ही बोलने पे तूने कर दिया तूने अपना खून उस चिता में गिराया था ना, अब वो दोनों तो गए शैतान के पास, तू भी जाएगा, तू भी शैतान के चंगुल में चले जाएगा हाँ हाँ बोल के वो उठ के निकल गई। और ये देखता ही रह गया, देखता ही रह गया। पूरी रात वो बस ऐसे ही बैठा रहा। सुबह के 5 बजे के आसपास उसको फोन आता है उसके गांव से। वो फोन उठाता है, ये किसी और का था, उसके माँ बाप का नहीं था। जो कोई भी था क्या बताता है कि गांव के घर में आग लग गई और चपेट में आके तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिताजी और तुम्हारी बहन तीनों की मृत्यु हो चुकी है। ये वहीं पर बेहोश जाता है घर। ठीक 13 दिन बाद लौट कर आता है। लौट कर आता है, पूरे टाइम रोता रहता है। बाजू वाली लड़की जो आरुषि नाम की थी, इसकी दोस्त जो बन गई थी,
रोने की आवाज से आती है, बोलती है कि क्या हो गया, तुम इतने रो क्यों रहे हो। ये आरुषि को पूरी A to Z बात बता डालता है और ये भी बताता है कि पूरे चांसेस हैं वो शैतान ने मेरे परिवार को खत्म कर दिया और अब वो मुझे भी खत्म कर देगा। तुम मुझसे बातचीत मत करना, तुम मुझसे दोस्ती तोड़ दो, तुम मुझसे बहुत दूर रहना, वरना वो शैतान तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। जाओ तुम यहां से, जाओ जाओ। ऐसा धक्का मार के आरुषि को घर से भगा देता है और दरवाजा बंद कर देता है। आरुषि भी घबरा गई, उससे मिलना जुलना, उसके घर की तरफ देखना भी बंद कर दी। ठीक 7 दिन बाद उसको पता चलता है कि वो वहां से चला गया है। आरुषि को उसका कुछ पता नहीं चला। धीरे धीरे करके 16 साल बीत गए। आरुषि को उसके बारे में पता नहीं चला। उसका ना फोन लगा, ना कुछ हुआ। वो कहां से आया था, कहां गया, किसी को कुछ नहीं पता। इस पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं, बल्कि आरुषि ने ही हमें इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजी। बोली कि पूरी दुनिया को बताओ ताकि सभी लोग सीख सके कि शॉर्टकट और ब्लैक मैजिक जैसी चीजों में कभी ना फंसे। किसी के भी साथ कुछ भी हो सकता है। शैतान किसी का दोस्त या किसी का भगवान नहीं बन सकता। इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आता रहता हूं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।